प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम बलजिंद्र कुमार और मैं आपको आज हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के बारे में करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 3 शब्द हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें साहित्य देखना है कि क्या है। साहित्य जो होता है वो विचारों से शुरू होता है। मनुष्य के मन के विचार भाव जब उनकी अभिव्यक्ति वो लिखित रूप में करता है तो वो साहित्य का रूप धारण कर लेता है। और साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि। साहित्य इन अलग अलग चरणों में होता है, इन अलग अलग विधाओं में होता है और शुरू विचारों से होता है। और यह जो हिंदी है, हिंदी को हम एक भाषा के अर्थ में देख सकते हैं। तो ये साहित्य किसका होगा? हिंदी भाषा का साहित्य। और तीसरा शब्द जो है इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है निश्चित किया गया, इसका संबंध अतीत से होता है जो पहले बीत चुका है। और हिंदी साहित्य जो अब तक मिलता है हमें, उसका इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास, इससे पहले जो हिंदी साहित्य लिखा गया आज से पहले, तो उसका इतिहास क्या है? तो ये तीनों शब्द मिलके बन जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका दायरा क्या है, कब शुरू हुआ? तो सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि संमत 1000 ईस्वी के विक्रमी के आसपास हुआ माना जाता है। और तब से लेकर अब तक जो साहित्य लिखा गया है, हिंदी साहित्य लिखा गया है, उसको 4 कालों में विभाजित किया गया है। और वो 4 काल कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला काल है आदिकाल। आदिकाल, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी कहा है। वीर गाथा काल। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक दूसरा नाम दिया है वीर गाथा काल, क्योंकि उस समय जो हिंदी साहित्य में वीर रस की प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, उसके कारण इसका नामकरण जो है उन्होंने वीर गाथा काल दिया। वो 12 ग्रंथों को आधार बनाया था उन्होंने। इस काल की समय सीमा क्या है? समय सीमा संमत 1050 से 1375 विक्रमी, इस काल की समय सीमा है, पहले कालखंड की, आदिकाल की। तो यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास संमत 1050 से। दूसरा कालखंड है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संमत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक। उसके बाद आता है रीतिकाल। तीसरा कालखंड है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा संमत 1700 से 1900 विक्रमी तक। रीतिकाल की समय सीमा संमत 1700 से 1900 विक्रमी तक। उसके बाद चौथा कालखंड है आधुनिक काल। इसकी समय सीमा है संमत 1900 से आज तक। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संमत 1050 से शुरू होता है और आज तक आता है, और इसको 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब ये जो आधुनिक काल है, इसको भी छोटे छोटे कालखंडों में विभाजित किया गया है और वो ईस्वी सन में आएगा। ये सम्मत में है, वो ईस्वी सन में आएगा।
ईस्वी और सम्मत में 57 वर्षों का अंतर होता है। 57 वर्षों का अंतर होता है। अगर ये 1900 सम्मत 1900 है, सम्मत 1900 है, तो इसमें से 57 वर्ष कम कर दिए जाएंगे तो जो बचेगा वो ईस्वी आएगा। 1843 ईस्वी, तो ये 1843 ईस्वी आएगा। 1900 का अगर हमें ईस्वी बनाना है, सम्मत का ईस्वी बनाना है, तो 57 वर्ष कम करने हैं सम्मत में से। तो अब जो आधुनिक काल के कालखंड हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कालखंड है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सबसे पहला कालखंड है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ये नाम पड़ा था। आधुनिक युग के महाकवि, आधुनिक युग के महालेखक जो हैं, महान लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाम पर ये युग का नाम पड़ा था। इस युग का एक दूसरा नाम भी है जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। मास्टर कैडर में यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। तो इसकी समय सीमा क्या है? सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसके भी दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का नाम पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आचार्य महावीर द्विवेदी के नाम पर इस कालखंड का नाम पड़ा था, द्विवेदी युग। अब इसकी समय सीमा क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। कुछ किताबों में 1920 भी माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो है 1918 ही माना जाता है सही रूप में। तीसरा जो कालखंड है वो छायावाद। आधुनिक काल का कालखंड हम कर रहे हैं। इसका आधुनिक काल के छोटे छोटे कालखंड हैं। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है, लेकिन आधुनिक काल जिन कालों में विभाजित है वो ये हैं, वो हम कर रहे हैं। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद चौथा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। ये कालखंड आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से कालखंड के बाद कौन सा कालखंड आता है? जब हमें ये हिंदी साहित्य के इस काल विभाजन के बारे में पता चल जाएगा, तब हम हिंदी साहित्य को समझ सकेंगे। प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1953 ईस्वी तक। उसके बाद प्रयोगवाद के बाद है नई कविता। नई कविता, इसकी समय सीमा 1953 से 1964 ईस्वी तक। 1964 ईस्वी तक। उसके बाद है नवगीत। नवगीत, नवगीत की समय सीमा 1964 से 1970 ईस्वी तक।
1970 ईस्वी तक। नई कविता 1953 से 64, नवगीत 1964 से 70। उसके बाद है समकालीन कविता, समकालीन कविता। समकालीन कविता है 1970 से 1980 ईस्वी तक। उसके बाद है समकालीन कविता के बाद है उत्तर आधुनिक कविता। उत्तर आधुनिक कविता 1980 से आज तक। आधुनिक काल के ये छोटे छोटे कालखंड हैं। उत्तर आधुनिक कविता 1980 से आज तक। तो हम सम्मत 1050 से लेकर आज तक यहाँ पर आए मोटे तौर पर। उसके बाद आधुनिक काल को जब इन कालखंडों में विभाजित किया गया तो हम 1857 से लेकर पहुँच गए आज तक, विभिन्न कालखंडों से होते हुए। अब सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में हमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है, हिंदी साहित्य का दायरा क्या है। हम मोटे तौर पर हम ये समझ चुके हैं कि हिंदी साहित्य का दायरा क्या है। सम्मत 1050 से हिंदी साहित्य शुरू होता है और आज तक विभिन्न कालखंडों से गुजरता हुआ पहुंचता है। अब हमें सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे भाषा की। तो सबसे पहले हिंदी का संबंध किस भाषा से है? हिंदी का संबंध किस भाषा से है? भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है? ये जो संसार की भाषाएं हैं इनको मोटे तौर पर जो है 12 परिवारों में विभाजित किया गया है। उन 12 परिवारों में एक भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार का संबंध आर्य परिवार से है और ये सबसे बड़ा परिवार है। तो 2 ऑप्शन मैं यहाँ पर दूंगा, आर्य परिवार से या द्रविड़ परिवार से। द्रविड़ परिवार से। हिंदी भाषा का संबंध किस परिवार से है? आर्य परिवार से या द्रविड़ परिवार से? मैंने 12 परिवारों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 परिवारों में से ये एक द्रविड़ परिवार भी हमारे भारत में, इसकी भाषाएं भी बोली जाती हैं दक्षिण भारत में। तो हमारी हिंदी का संबंध किस परिवार की भाषा से है? तो सबसे पहले इससे, आर्य परिवार से। किससे है? आर्य परिवार से। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो है वो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह ये जो भाषाएं हैं ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। हमारी हिंदी का संबंध आर्य परिवार से है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले आर्य परिवार के बारे में ही बात करेंगे। तो भारत में ये जो आर्य परिवार की भाषा है
भारत में आर्य परिवार की भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कालखंड प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसकी समय सीमा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। आर्य परिवार की भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जहाँ से लगभग हमारा हिंदी साहित्य शुरू होता है, 1000 ईस्वी तक। यह मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है। तीसरा जो कालखंड है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से आज तक मानी जाती है। तो जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास संमत 1050 से शुरू होता है, उसी तरह आर्य परिवार की भाषा का भी एक कालखंड है, काल सीमा है, काल समय है। 1500 ईस्वी पूर्व से ये शुरू होता है और आज तक पहुंचता है। 3 कालखंडों में ये विभाजित होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आज तक। तो अब हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दर्जा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार पेपरों में आता भी रहा है। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दर्जा। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है, ये एक प्रश्न बनता है। तो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप हैं। संस्कृत के 2 रूप हैं। एक तो है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 4 वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत में कालिदास के ग्रंथ, पुराण लिखे गए, महाभारत लिखी गई। तो ये जो साहित्य है लौकिक संस्कृत में लिखा गया। 4 जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, ये संस्कृत का समय है। संस्कृत में साहित्य लिखा गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे कालखंड पर। दूसरे कालखंड पर आते हैं।
मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में तो संस्कृत थी। अब मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, इन 1500 सालों में कौन कौन सी भाषाएं थी, तो इसमें भी एक प्रमुख भाषा थी, वो थी प्राकृत। प्राकृत 3 भागों में विभाजित थी। वो 3 अलग अलग भाषाएं मानी जाती हैं। तो पहली थी पाली, दूसरी थी प्राकृत और तीसरी थी अपभ्रंश। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, इसको द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। ये तीसरी प्राकृत है अपभ्रंश को, और अंतिम अपभ्रंश, अंतिम प्राकृत भी कहा जाता है इसको। तो इनकी समय सीमा क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत की 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 सालों का इतिहास है इनका। 1000 ईस्वी तक लगभग अपभ्रंश समाप्त हो जाती है, लेकिन अवहट के रूप में ये चलती रहती है आगे। 1200 ईस्वी तक लगभग चलती रहती है अपभ्रंश। तो 1000 ईस्वी के बाद शुरू होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश से जो इसके 7 कालखंड होते हैं, इसके भी 7 रूप निकल कर आते हैं, उनमें से जो उपभाषाएं या भाषाएं या बोलियां निकलती हैं, उनसे ही आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा गया। अब यहाँ तक तो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। अब तीसरा कालखंड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से आज तक। आज तक इसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से आज तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जितनी भी हैं जिनका हिंदी साहित्य में प्रयोग हुआ है, वो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली हिंदी आदि, ये सभी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, पर इसका प्रयोग लगभग 1200 ईस्वी तक होता रहा। जबकि आदिकाल का समय है संमत 1050 से 1375 विक्रमी। अब प्रश्न पैदा होता है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो इसके उत्तर में ये है कि आदिकाल में अपभ्रंश और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होता रहा। मिश्रित प्रयोग कैसे? क्योंकि ये जो अपभ्रंश है इसके 7 रूप हैं, और इनके 7 रूपों से जो उपभाषाएं और बोलियां निकली, उनसे ही हिंदी साहित्य लिखा गया। उस भाषा में ही हिंदी साहित्य लिखा गया। वो 7 रूप कौन कौन से हैं अपभ्रंश के? तो सबसे पहले है शूरसेनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी,
चौथा है खस, पांचवा है महाराष्ट्री, छठा है ब्राचड़ और सातवां है पैशाची। अपभ्रंश के ये 7 रूप हैं: शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैशाची। तो इन 7 रूपों में से आगे उपभाषाएं निकली। शोरसैनी से कौन सी उपभाषाएं निकली? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, तीसरा है गुजराती, राजस्थानी गुजराती। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री से मराठी, खस से पहाड़ी हिंदी, और ब्राचड़ से सिंधी। पैशाची से लहिंदा पंजाबी। ये जो हैं भाषाएं इनमें से अपभ्रंश से निकली। अब हम अपभ्रंश की जो हिंदी की मुख्य भाषाएं हैं जिनका प्रयोग मुख्यतः आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के साहित्य में होता रहा है उनको ले लेते हैं। तो ज़्यादातर जिनका प्रयोग हिंदी साहित्य में हुआ है वो ये हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इनसे आगे जो भाषाएं निकलती हैं उनका ही प्रयोग हिंदी साहित्य में हुआ है। तो हम बाकी को एक बार नहीं ले रहे। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। एक तो पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा बिहारी, चौथा पूर्वी हिंदी और पांचवा जो है वो पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं तो उनको बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को करेंगे। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां निकली। पश्चिमी हिंदी में से 5 बोलियां निकली। खड़ी बोली, ब्रज हरियाणवी, हरियाणवी, चौथा कन्नौजी, और पांचवा है बुंदेली। पूर्वी हिंदी से निकली अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तीन इसमें से निकली। 5 पश्चिमी हिंदी से निकली, 3 पूर्वी हिंदी से निकली। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी से अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो
मुख्य रूप से आपको बता दूं तो हिंदी साहित्य में इसका भी प्रयोग हुआ है, इसका भी प्रयोग हुआ है, इसका भी प्रयोग हुआ है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक इन भाषाओं का प्रयोग होता रहा है।